सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो यूनिट है बायोस्टैटिस्टिक्स का यूनिट नंबर 8 है, जो कि पी वैल्यू एंड इट एप्लीकेशन एंड टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। आज का जो यूनिट है, आज का यूनिट जो है, इसमें किसी किस्म के न्यूमेरिकल एमसीक्यूज नहीं है, इसमें किसी किस्म का न्यूमेरिक मतलब मैथ्स नहीं है। ये सारा आपका कंसेप्चुअल यूनिट है, ठीक है। इसको आप लोगों ने कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करना है। इसको अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे तो इंशाल्लाह इससे जो एक या दो एमसीक्यूज आएंगे तो वो फिर आप आसानी से जो है उसको हल कर सकेंगे, ठीक है। सो कंसेप्चुअल यूनिट है, तो आप लोगों ने गौर से हर एक चीज़ को समझनी है, सुननी है। सो स्टार्ट करते हैं पी वैल्यू से। पी स्टैंड फॉर प्रोबेबिलिटी, ठीक है। पी किसे कहते हैं? प्रोबेबिलिटी को कहते हैं। प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं? प्रोबेबिलिटी से मुराद किसी चीज़ के होने का जो अंदेशा होता है, जो चांसेस होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उस चांस को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। सो पी वैल्यू ये हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, ये मैं आपको जनरल ओवरव्यू अभी यहाँ पर दे रहा हूँ, ताकि फिर इसकी जो डिफिनीशन हम करें तो वो डिफिनीशन आपके लिए फिर आसान हो और आप आसानी से इसको अंडरस्टैंड कर सके। सो पी वैल्यू जो है ये हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि इसके ज़रिए हमें इतने एविडेंस मिले कि उस एविडेंस के बेस पर हम नल हाइपोथेसिस को क्या करें, रिजेक्ट कर सके, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम पी वैल्यू कहते हैं, और इस मकसद के लिए हम पी वैल्यू क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। मतलब पी वैल्यू के ज़रिए हम क्या करते हैं? पी वैल्यू के ज़रिए हम एविडेंस गैदर करते हैं। इतने एविडेंस गैदर करते हैं कि वो हमारे लिए इतने काबिल हो, मतलब इतने मुफीद हो कि उसके ज़रिए उसके बेस पर हम क्या कर सके, जो नल हाइपोथेसिस है उसको हम क्या करें, रिजेक्ट करें, और हमारी जो अपनी अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाए, एक्सेप्ट हो जाए। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? पी वैल्यू यूज़ करते हैं, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर डिफिनीशन को देखें तो डिफिनीशन में कहते हैं कि पी वैल्यू क्या है? पी वैल्यू इज द एरिया दैट फॉल in the tail beyond the value of the test statistics. A p-value tells you the chance of getting a statistics as extreme or more extreme than the one calculated for the sample, ठीक है। इंतहाई सिंपल अल्फाज में आपको बताया गया है। कहते हैं कि पी वैल्यू जो है ये हमारे साथ वो वैल्यूज़ होते हैं जो कि उस एरिया में फॉल करते हैं। उस एरिया में जो है हमारे पास पी वैल्यूज़ आते हैं जो कि कहाँ पर होते हैं, जो कि टेल से पीछे होते हैं, ठीक है। टेल के बाद आते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास जो डायग्राम है, ठीक है, स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व का। तो इसका ये वाला जो पोर्शन है ये भी टेल है और ये भी टेल है। सो इन दोनों पोर्शन से अगर यहाँ पर कोई वैल्यू आ जाए, यहाँ पर कोई वैल्यू आ जाए, या यहाँ पर कोई वैल्यू आ जाए, या इस साइड पर कोई वैल्यू आ जाए, ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे पास टेल वैल्यू से क्या है, हट कर है, मतलब उससे बहुत आगे या उससे बहुत दूर है, पीछे है, ठीक है। सो इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं पी वैल्यूज़। इस तरह के जो वैल्यूज़ होते हैं जो कि इस टेल वैल्यूज़ से भी बहुत ज़्यादा आगे आए, ठीक है, मतलब बहुत आगे चले जाए या बहुत ज़्यादा पीछे चले जाए, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम वैल्यूज़ जो है हमारे पास मतलब इस रेंज में आ जाए, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऐसी वैल्यूज़ को हम पी वैल्यूज़ कहेंगे। फिर क्या कहते हैं, अ पी वैल्यू टेल यू द चांस ऑफ गेटिंग अ स्टेटिस्टिक्स एज एक्सट्रीम और मोर एक्सट्रीम दैट द वन कैलकुलेटेड फॉर द सैंपल, ठीक है। कहते हैं कि पी वैल्यू जो है ये हमें चांस देती है कि हम ऐसे वैल्यूज़ जो है हासिल करें जो कि हमारे साथ क्या हो, जो कि हमारे साथ या तो बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, इतने ज़्यादा हो कि ये वैल्यू जो है हमारे जो एक्सट्रीम है, मतलब जो टेल है, इस टेल से बहुत ज़्यादा आगे चले जाए, ठीक है, या इतने ज़्यादा इसकी रेंज जो है इतनी ज़्यादा कम हो कि ये जो टेल में हमारे पास जो वैल्यूज़ आते हैं, जो क्रिटिकल रीजन में हमारे पास वैल्यूज़ आते हैं, तो इससे भी जो है हमारे साथ कम वैल्यूज़ आ जाए, ठीक है। तो इसके बेस पर जो है हम क्या करते हैं,
इसके बेस पर फिर हमारे पास एविडेंस जो है वो इतने हो जाते हैं कि उससे हम आसानी से क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लेते हैं। और अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होती तो इसकी बुनियादी वजह मैंने आपको क्या कहा था, इसकी बुनियादी वजह मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास वो वैल्यूज जो है वो कहाँ पर आएंगी, वो यहाँ पर आएंगी। मतलब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का हमारे पास अगर इसके दरमियान में किसी भी जगह पर वैल्यूज आती है, ठीक है, तो इसकी जगह इसकी वजह से हम फिर क्या कर सकेंगे, इसकी वजह से फिर नल हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट करेंगे और उसको हम रिजेक्ट नहीं कर सकेंगे, ठीक है। और इसी तरह से अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है वो क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। सो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ है, जो स्टैटिस्टिक वैल्यूज़ है, वो या तो इतनी ज़्यादा आ जाए कि ये जो नल हाइपोथेसिस का जो रीजन है इसको क्रॉस करे, ठीक है, क्रिटिकल रीजन को भी क्रॉस करे। तो मतलब हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है एविडेंस आ जाएंगे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के लिए, या इतनी कम वैल्यू हमारे पास आ जाए कि ये क्रिटिकल रीजन से भी पीछे चले जाए, ठीक है। तो मतलब ये है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा एविडेंस होंगे, सबूत होंगे इस बात के लिए कि जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या है, वो गलत है, और जो हमने स्टेटमेंट दी थी, हमने जो बयान दिया था वो क्या है, वो ट्रू है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको पी वैल्यू कहते हैं। सही है, समझ आ गई आपको? सर एक दफा रिपीट कर दें। अच्छा जी, सिंपल अल्फाज में मैं आपको दोबारा से जो है रिपीट करता हूँ। पी स्टैंड फॉर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मैंने आपको बताया कि किसी चीज़ के होने का अगर अंदेशा हो, उसके होने के अगर चांसेस हो, किसी इवेंट के होने के अगर चांसेस हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, मैथमेटिकल टर्म्स में उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। सो पी वैल्यू किसे कहते हैं? पी वैल्यू से मुराद कोई भी वैल्यू हो सकती है। मिसाल के तौर पर 5 भी हो सकती है, ठीक है, 5 भी हो सकती है। इसके अलावा 4 भी हो सकती है, इसके अलावा 1 भी हो सकता है। कोई भी वैल्यू हो तो उसको हम क्या कहते हैं, पी वैल्यू कहते हैं। मतलब पी मीन प्रोबेबिलिटी और वैल्यू मतलब कोई भी वैल्यू हो, कोई भी नंबर हो, तो उसको हम पी वैल्यू कहते हैं, प्रोबेबिलिटी वैल्यू, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी वैल्यूज ये कहाँ पर आती है? प्रोबेबिलिटीज वैल्यूज ये वो वैल्यूज है जो कि हमारे साथ कहाँ पर आती है, द एरिया दैट फॉल इन द टेल बियॉन्ड द वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टेटिस्टिक्स, ठीक है। टेल के बियॉन्ड, बियॉन्ड से मुराद टेल के बाद हमारे पास जो रीजन आता है, ठीक है, तो उस एरिया को हम क्या कहते हैं, उस एरिया को हम प्रोबेबिलिटी एरिया कहते हैं। सो टेल ये आपके पास यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम टेल कहते हैं। सो इस टेल से अगर आगे हमारे पास कोई वैल्यू आती है, या इस टेल से अगर हमारे साथ पीछे कोई वैल्यू आती है, ठीक है, तो इस एरिया को हम क्या कहते हैं, इस एरिया को हम प्रोबेबिलिटी एरिया कहते हैं, ठीक है। और ये वाला जो रीजन है इसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल रीजन कहते हैं। ऑलरेडी मैंने यूनिट नंबर 6-7 में आपको बताया था इसके बारे में काफ़ी डिटेल से। सो यूनिट नंबर 7 में मैंने आपको बताया था अगर क्रिटिकल रीजन में हमारे पास टेस्ट स्टेटिस्टिक्स आ जाए, ठीक है, सैंपल्स मीन्स आ जाए, तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास सबूत आ गए हैं नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के लिए। सो यहाँ पर अब अगर आप देखें तो हमारे पास जो टेस्ट स्टेटिस्टिक्स है वो क्रिटिकल रीजन से भी आगे गए हुए हैं, ठीक है, या क्रिटिकल रीजन से भी पीछे गए हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे साथ बहुत सारे एविडेंस जो है ये मौजूद है इस बात को साबित करने के लिए कि जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या है, वो गलत है। नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो इस वाले रीजन को क्या कहते हैं, जो टेल होता है या क्रिटिकल रीजन के बाद जो एरिया आती है, ठीक है, जो कि मैंने आपको इस ग्रीन लाइन से मैं सर्कल कर रहा हूं, तो इस रीजन को क्या कहते हैं, इस रीजन को, इस एरिया को क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी एरिया कहते हैं। सो इस एरिया में हमारे पास जो वैल्यूज आती है तो उसको हम क्या कहते हैं, पी वैल्यूज कहते हैं, ठीक है। सो
पी वैल्यूज़ की जो डिफिनीशन आपको बताई गई है वो ये बताई गई है कि पी वैल्यूज़ ये हमारे पास वो वैल्यूज़ होती है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, जिसके ज़रिए हम जो सैंपल के स्टैटिस्टिक्स होते हैं उसके बारे में बताते हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज़ आई है वो क्या है, वो या तो बहुत ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा है तो मतलब यह है कि इसने क्रिटिकल रीजन को भी क्या किया हुआ है, क्रॉस किया हुआ है और प्रोबेबिलिटी एरिया में आती है। अगर बहुत ज़्यादा कम है तो इसका मतलब यह है कि इसने जो लेफ़्ट साइड पर हमारे पास क्रिटिकल रीजन है इसको क्रॉस किया हुआ है और पीछे की तरफ गई हुई है। सो इस एरिया में हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगे उसको हम प्रोबेबिलिटी वैल्यूज़ कहेंगे और इसी वैल्यूज़ के बेस पर हम ये डिसीजन लेंगे कि नल हाइपोथेसिस क्या है, रिजेक्टेड है, नल हाइपोथेसिस क्या है, गलत है। तो इसको हम कहते हैं पी वैल्यू। सही है, समझ आ गई इसकी? जी सर। ओके, वेरी गुड। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो काइंडली बार बार पूछा करें, लेकिन कन्फ्यूजन जो है आप लोगों ने अपने साथ जो है वो नहीं छोड़नी। ठीक है, कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर करना है क्योंकि ये यूनिट कंसेप्चुअल है, सो इसलिए कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोबेबिलिटी वैल्यू, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू के बारे में आपको मज़ीद यहाँ पर जो है बताया जा रहा है। कहते हैं कि पी वैल्यू are used to quantify the strength of evidence against null hypothesis। वही बात है जो कि स्टार्ट में मैंने आपको कही थी कि p वैल्यू जो है ये ऐसी वैल्यूज़ होती है जिसको हम इस मकसद के लिए यूज़ करते हैं कि हमारे पास इतने एविडेंस आ जाए, इतने सबूत आ जाए कि उस सबूत को हम नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हो। सो जब हम उसको नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब यह है कि हमने नल हाइपोथेसिस को क्या करना है, गलत साबित करना है। सो नल हाइपोथेसिस को गलत साबित करने के लिए हम जो वैल्यूज़ यूज़ करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पी वैल्यूज़ कहते हैं, प्रोबेबिलिटी वैल्यूज़ कहते हैं। डिफिनीशन आप देखिए, कहते हैं द प्रोबेबिलिटी वैल्यू इज़ द प्रोबेबिलिटी of obtaining a result as extreme or greater as the one observed if the null hypothesis were true। ठीक है, कहते हैं कि हमारे पास जो पी वैल्यूज है, ठीक है, ये इतने होने चाहिए, हमारे पास इतने ज़्यादा होने चाहिए या इतने कम होने चाहिए कि इसके बेस पर जब कोई ऑब्जर्व करे, जब कोई इसको देखे, ठीक है, तो वो ये क्या करे, वो ये डिसीजन ले कि जो नल हाइपोथेसिस जिसे हम ट्रू कह रहे थे तो वो क्या है, वो हकीकत में हमारे पास गलत है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी वैल्यू के बेस पर हम क्या चीज़ साबित करने की कोशिश करते हैं, ये चीज़ साबित करने की कोशिश करते हैं कि नल हाइपोथेसिस में जो स्टेटमेंट बताई गई है वो स्टेटमेंट क्या है, वो स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, सो इसको हम प्रोबेबिलिटी वैल्यू कहते हैं। सर इस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि अगर नल हाइपोथेसिस किसी तरीके से ट्रू भी हो तो हमने इतने ज्यादा एविडेंस या हाइपोथेसिस मतलब इतने ज्यादा रिजल्ट इकट्ठे करने हैं कि वो जो है ना नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब यही है। बिल्कुल यही है, क्योंकि जब हम नल हाइपोथेसिस और ट्रू हाइपोथेसिस इसको चेक करते हैं तो पॉपुलेशन को तो हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, सैंपल के ज़रिए हम करते हैं ना। तो पॉपुलेशन से बहुत सारे सैंपल बनाते हैं और उस सैंपल्स को हम फिर क्या करते हैं, उसकी टेस्टिंग करके उसके बेस पर फिर हम डिसीजन देते हैं। सो इतने एविडेंस जो है हमारे पास होने चाहिए कि उसके बेस पर हम नल हाइपोथेसिस को क्या करें, रिजेक्ट करें। तो इसको कहते हैं पी वैल्यूज। अब मजीद आगे क्या कहते हैं, मजीद आगे कहते हैं कि द डिसीजन अबाउट वेदर देयर इज इनफ एविडेंस टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस कैन बी मेड बाय कंपेयरिंग द पी वैल्यू टू द वैल्यू ऑफ अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जिसे हम कहते हैं। ठीक है, कहते हैं कि हम जो डिसीजन लेते हैं जिसके बेस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे पास जो एविडेंस है वो इतने हैं कि उसके बेस पर हम क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। तो ये डिसीजन हम कैसे लेते हैं, ये डिसीजन लेने के लिए हम क्या करते हैं, जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू है इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कंपेयर करते हैं किस चीज़ के साथ,
लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के साथ, जिसे हम अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बारे में भी मैंने आपको काफ़ी डिटेल के साथ यूनिट नंबर 6-7 में बताया हुआ है। ठीक है, कहते हैं कि इफ़ द पी वैल्यू इज़ लेस और इक्वल टू अल्फ़ा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अगर हमारे पास जो पी वैल्यू है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू है, अगर प्रोबेबिलिटी वैल्यूज ये हमारे साथ क्या हो, या अल्फ़ा के बराबर हो, ठीक है, या अल्फ़ा से कम हो, सो इसका मतलब ये होगा कि हम क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर सकेंगे। लेकिन अगर हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू है ये अगर हमारे पास ज़्यादा हो, किस चीज़ से, अल्फ़ा से, अल्फ़ा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से ज़्यादा हो, तो फिर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने में क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। मतलब नल हाइपोथेसिस को फिर हम रिजेक्ट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो ये भी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद होने चाहिए। आपसे पूछ सकते हैं कि अगर पी की वैल्यू ये हमारे साथ बराबर हो अल्फ़ा के या अल्फ़ा से कम हो, तो फिर क्या होगा, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी या नल हाइपोथेसिस फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस होगी। ठीक है, तो आप लोगों ने यही बताना है कि नल हाइपोथेसिस क्या होगी, रिजेक्ट होगी। तो ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। सही है, यस। ओके, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कहते हैं जी, अच्छा जी, अच्छा जी, इसमें कहते हैं कि टेस्ट डिसीजन विद पी वैल्यू। पी वैल्यूज़ के साथ हमने क्या करना है, जो टेस्ट हमने किए होते हैं उसको हमने क्या करने हैं, कंपेयर करने हैं। सो इसमें कहते हैं कि द डिसीजन अबाउट वेदर देयर इज इनफ एविडेंस to reject the null hypothesis can be made by comparing the p-value to the value of alpha। कहते हैं कि जब हम डिसीजन लेते हैं नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के लिए, ठीक है, तो इस डिसीजन को लेने के लिए हम क्या करेंगे, इस डिसीजन को लेने के लिए हमने पी वैल्यू को किसके साथ कंपेयर करना है, प्रोबेबिलिटी वैल्यूज़ को हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के साथ कंपेयर करना है। सो अगर हमारे पास पी की वैल्यू जो है ये अल्फ़ा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से कम हो या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बराबर हो, तो इसका मतलब ये है कि नल हाइपोथेसिस क्या होगी, नल हाइपोथेसिस हमारे पास रिजेक्ट होंगी। लेकिन अगर p की वैल्यू जो है ये हमारे पास क्या हो, ये हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बराबर हो, p की वैल्यू जो है ये हमारे पास क्या हो, सॉरी, ग्रेटर हो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से। ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से ग्रेटर हो तो फिर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकेंगे, मतलब नल हाइपोथेसिस फिर ट्रू होंगी। तो ये दो पॉइंट्स जो है आप लोगों को याद होने चाहिए। सही है, समझ आ गई इसकी, जी सर। ओके, वेरी गुड। जी सर। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। मज़ीद कहते हैं कि the p-value can also be thought of as the probability of obtaining a result as extreme as or more extreme than the actual sample value obtained, given that the null hypothesis is true। वही बात है, वही बात दोबारा दोहराई जा रही है कि हमारे पास जो पी वैल्यू है वो इतनी होनी चाहिए, मतलब इतनी ज़्यादा होनी चाहिए या इतनी कम होनी चाहिए कि उसके बेस पर हम क्या कर सके, उसके बेस पर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सके। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है ये असल जो सैंपल वैल्यू है, एक्चुअल जो सैंपल वैल्यू है जिसको हमने क्या किया होता है, ऑब्टेन किया होता है, जिसके बेस पर हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने वाले होते हैं, नल हाइपोथेसिस को ट्रू जो है वो ट्रू करार देने वाले होते हैं। तो उससे या तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए या उससे बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए। ठीक है, सो जब हम इस तरह से करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आएंगी, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। ये दो वैल्यू यहाँ पर जो दो टेल आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये वाले जो टेल आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाले टेल, ठीक है,
इस लाइन से साइड्स पर जो मैंने सर्कल किए हुए हैं इसको कहते हैं क्रिटिकल रीजन, ठीक है। या सिंपल अल्फाज में हम स्टार्ट में इसको क्या कहते थे, आउटलियर कहते थे। सो कहते हैं कि आपके पास पी वैल्यू जो है या तो इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि ये क्रिटिकल रीजन को भी क्या करे, क्रॉस करे, क्रिटिकल रीजन से भी आगे चले जाए, या इतनी कम होनी चाहिए कि लेफ़्ट साइड वाली जो क्रिटिकल रीजन है इससे भी आपके पास कम वैल्यू आ जाए, ठीक है। सो जब आपके पास इससे भी कम वैल्यू आएंगी तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो वैल्यूज़ आई है वो इंतहाई ज़्यादा मकदार में आई है, और वो जो है इस बात की एविडेंस जो है वो पेश कर रही है कि जो नल हाइपोथेसिस है ये क्या है, ये गलत है। सो इस बेस पर फिर आप लोग क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपके पास वैल्यू जो है इस दो लाइन के दरमियान में यहाँ पर किसी भी जगह पर आती है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि नल हाइपोथेसिस क्या है, ट्रू है। सो फिर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर इससे बाहर वैल्यू आती है तो आप लोगों के पास एविडेंस होंगे और आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकेंगे। सही है। सर इसमें उनका कहने का मकसद ये है कि जो अगर पी की वैल्यू हमारे पास ज्यादा होगी एक्चुअल सैंपल से या बहुत ज्यादा होगी, इसका मतलब है कि हमारे पास नल हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू है। अगर वो लोअर 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 बहुत लोअर होगी तो वो रिजेक्ट है। देखिए दोनों में इस रिजेक्ट है। इस डिफिनीशन को देके इस डिफिनीशन में कहते हैं कि हमारे पास जो एक्चुअल सैंपल वैल्यू है जिसके बेस पर हम नल हाइपोथेसिस को ट्रू करार देने वाले हैं, सो हमारे पास नल जो पी वैल्यू है, पी वैल्यू वो इतनी होनी चाहिए कि उस पी वैल्यू के ज़रिए उस नल हाइपोथेसिस को जिसको ट्रू करार दिया जाने वाला है उसको हम क्या कर सके, उसको हम रिजेक्ट कर सके और उसको हम गलत साबित कर सके। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम पी वैल्यू कहेंगे, ठीक है। सर वो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू भी हो सकती है और कम से कम भी हो जी सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, राइट साइड पर अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो या लेफ़्ट साइड पर अगर कम से कम हो तो मतलब यह है जितनी ज़्यादा वैल्यू आएंगी या जितनी कम वैल्यू आएंगी तो दोनों जो है क्रिटिकल रीजन को क्रॉस करेंगे। तो क्रिटिकल रीजन को जब क्रॉस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि अब ये वैल्यू किस चीज़ की तरफ इशारा कर रही है, इस चीज़ की तरफ इशारा कर रही है कि नल हाइपोथेसिस जो है, नल हाइपोथेसिस में जो स्टेटमेंट दी गई है वो गलत है, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में जो स्टेटमेंट दी गई है वो क्या है, ट्रू है। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको क्या करना है, समझना है। सही है। सर जैसे हमने ऊपर ये जो दो स्टेटमेंट पढ़ी है उसमें तो मतलब दिया हुआ है कि अगर पी की वैल्यू उससे ज्यादा होगी ना तो तब वो एक्सेप्ट होगा, और अगर इक्वल भी होगी नल हाइपोथेसिस से या फिर उससे लेस होगी तो वो रिजेक्ट होगा। तो मैं वही पूछ रही हूँ कि अगर वो वाली वैल्यूज जो हैं वो लेफ्ट साइड पे आएंगी तो क्या वो रिजेक्ट होगा? नहीं जी, अगर लेफ्ट साइड पर आएंगी, देखिए क्या कहते हैं यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी वैल्यू, प्रोबेबिलिटी वैल्यू पी वैल्यू इज इक्वल और लेस देन अल्फा, मतलब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपके पास क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है। मतलब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर आपके पास 5% है तो कॉन्फिडेंस इंटरवल आपके पास क्या होगा, 95% होगा। मतलब ये है कि 5% चांसेस है कि आंसर क्या आ जाए, गलत आ जाए, और 95% जो है चांसेस है कि आंसर क्या है, ट्रू आ जाए। सो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर हम इस 5 को क्या करें, 100 पर मल्टीप्लाई डिवाइड करें इसको तो हमारे पास 0.05 आएगा। सो इससे अगर हमारे पास वैल्यू क्या आती है, कम आती है, ठीक है, या इसके बराबर आती है तो मतलब नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट करेंगे। लेकिन अगर इससे हमारे पास जो पी वैल्यू है वो ग्रेटर आ जाए, ठीक है, अल्फा से, मतलब 5 है, 5 से ज़्यादा आ गई, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। सो ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन दी गई है आपको, कंसेप्चुअली आपको दी गई है, इसमें ट्रिक वाली कोई ऐसी बात नहीं है जिस पे जो है आप लोगों को कंफ्यूज होना पड़े। बस जितनी मैंने आपको बताया है उन्हीं बातों को अगर आप याद करेंगे, उन्हीं बातों को अगर आप जो है पेपर में अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको
किसी किस्म का जो है नुकसान नहीं होगा, आपके नंबर जो है वो नहीं कटेंगे, बल्कि इंशाल्लाह आप लोग अच्छा से अच्छा पेपर जो है उसको आप कर सकेंगे। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। देखिए बायोस्टैटिस्टिक्स में कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं कि उन्होंने अपने आप से उसको कवर किया होता है, ठीक है, और जस्ट मेंशन किया होता है याद दहानी के लिए। और कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसको जो है अगर हम उसको करके देखें, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास जो वैल्यूज़ है पी वैल्यू की, ठीक है, अगर उसको मैं आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के ज़रिए बताऊं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो टू क्रिटिकल रीजन होते हैं, तो इस टू क्रिटिकल रीजन से अगर हमारे पास ज़्यादा कम से कम वैल्यू आ जाए, या इस राइट साइड पर क्रिटिकल रीजन से ज़्यादा वैल्यू आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एविडेंस ज़्यादा होंगे इस बात को साबित करने के लिए कि जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या है, वो गलत है। ठीक है, तो कुछ बातें ऐसी सर, होती है जिसको जब हम आपने ये जो बात की है ना कि जी राइट जी साइड पे वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए या फिर लेफ्ट साइड पे वैल्यू कम से कम आ जाए, इसका मतलब है ये हमारा एक एविडेंस है। मतलब इसमें हमने हाइपोथेसिस और सैंपल ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे करने हैं। वो जो सैंपल हम ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे करेंगे, उसमें हमने प्रोबेबिलिटी जो है ना उसको हमने ट्रू साबित करना है ताकि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करें। हाँ, कम वैल्यू इस सूरत में है। ठीक है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और जैसे मैंने आपको बताया कि इस रेड लाइन से लेकर यहाँ तक इन दो लाइन के दरमियान जो एरिया है, इस ये कौन सा एरिया है, ये वो एरिया है जिसके ज़रिए नल हाइपोथेसिस क्या होती है, एक्सेप्ट होती है। अगर इस एरिया में किसी भी जगह पर वैल्यू आ जाए तो नल हाइपोथेसिस को फिर हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। सो आप खुद ही अब यहाँ पर डायग्राम से देखिए, अगर इन दो पॉइंट्स को क्रॉस करती है कोई वैल्यू, तो ऑटोमेटिकली नल हाइपोथेसिस से हम बाहर चले जाते हैं, उसके लिमिट्स को हम क्रॉस कर लेते हैं। तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि नल हाइपोथेसिस में जो बात कही गई थी वो गलत साबित हुई है, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज इस नल हाइपोथेसिस के रीजन में नहीं आई हुई है। और कहाँ पर आई हुई है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस को जो वैल्यूज़ फॉलो करती हैं वहाँ पर हमारे पास, मतलब इस क्रिटिकल रीजन और इससे आगे या पीछे रीजन्स में आई हुई है। तो ऑटोमेटिकली फिर हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करेंगे, और जो नल हाइपोथेसिस है उसको हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। सही है, जी सर। ओके गुड। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है, ठीक है, एग्ज़ाम्पल के ज़रिए आप लोगों ने इसको ऑलरेडी, आप लोगों ने यूनिट नंबर 7 में बहुत सारे एग्ज़ाम्पल मैंने आपको वहाँ पर आपको करके दिखाए थे। सो अगर आप लोगों ने उस पर प्रैक्टिस किया हो तो आपके लिए ये एग्ज़ाम्पल इंतहाई सिंपल होगा। इसमें क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं कि अ टॉपिक ऑफ रीसेंट क्लिनिकल इंटरेस्ट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ यूजिंग ड्रग्स to reduce infarction size in those patients who had myocardial infarction within 24 hours. Suppose we know that in untreated patient, the mean infarction size is 25 with standard deviation of 10. Furthermore, 50 patients treated with the drugs, the mean infraction size is 16. Is the drug effective in reducing infraction size? असल में ये आपको ड्रग्स के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। कहते हैं कि दो किस्म के ड्रग्स है, ठीक है, दो किस्म के ड्रग्स है जो कि ऐसे पेशेंट को दिए गए हैं जिनको ऑलरेडी मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो चुका है। तो जब एक सैंपल में हमने एक सैंपल में हमने लोगों को वो ड्रग दिया, एक टाइप मतलब ए टाइप ग्रुप, ए टाइप ड्रग दिया, ठीक है, तो उसके साथ क्या हुआ, और इसी तरह से बी सैंपल में हमने जो दूसरे टाइप के ड्रग्स दिए तो उससे क्या हुआ, ठीक है। तो असल में दो ड्रग्स के इफ़ेक्ट्स के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। सो यहाँ पर अगर आप देखिए डेटा आपको ऑलरेडी दिया गया होगा, ठीक है। डेटा यहाँ पर क्या है, सैंपल साइज जो है यहाँ पर आपके पास 25 है। इन्फ्रेक्शन साइज पहले वाले को अगर हम देखें, सैंपल इन्फ्रेक्शन साइज इज़ 25। सो एन आपके पास क्या होगा, 25 होगा। इसको हम आगे न्यू स्लाइड में इसको लिखते हैं तो फिर आसानी होगी आप सब स्टूडेंट के लिए।
ऑलरेडी हमने यहाँ पर लिखी हुई है। तो सबसे पहले नल हाइपोथेसिस क्या है? नल हाइपोथेसिस ये है कि हमारे पास जो पॉपुलेशन मीन है वो क्या होंगी। नल हाइपोथेसिस में कहते हैं कि जो सैंपल मीन है वो क्या है, वो ग्रेटर है या इक्वल है 25 से, ठीक है। जबकि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम कहते हैं कि सैंपल मीन जो है ये हमारे साथ क्या है, ये लेस है 25 से। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हमारे पास, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, 5% है। सो इसका जब हम इसको डिवाइड करेंगे 100 से तो ये क्या आएगा, 0.05 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से टेस्ट स्टैटिस्टिक्स फार्मूला आपको याद है, वो स्टेप्स आपको याद है या नहीं, जो यूनिट नंबर 7 में मैंने आपको बताए थे कि जब हमारे पास डेटा आ जाए तो डेटा से हम नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है उसको हम क्या करेंगे, उसकी स्टेटमेंट देंगे और फिर इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो वही स्टेप्स यहाँ पर फॉलो किए गए हैं। सबसे पहले हम स्टेटमेंट क्या करते हैं उसको वादे करते हैं। नल हाइपोथेसिस में हमें ये बताया गया है कि जो पॉपुलेशन, जो सैंपल मीन है वो हमारे पास क्या है, 25 के बराबर है या 25 से ज़्यादा है। जबकि अल्टरनेट, सर ये स्टेटमेंट में कहाँ मेंशन है कि ये इससे ज्यादा है? इस यहाँ स्टेटमेंट में तो कहीं भी नहीं लिखा। ये हमें खुद बनाना है, ये हमें खुद बनाना है। देखिए यहाँ पर देखिए, इस एमसीक्यूज को देख के इसमें कहते हैं कि अ टॉपिक ऑफ रीसेंट क्लिनिकल इंटरेस्ट is the probability of using drug to reduce infection size in those patients who have had a myocardial infection within 24 hours, ठीक है। डेटा आपको यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। असल बात आपकी यहाँ से शुरू होती है। कहते हैं सपोज, मिसाल के तौर पर, वी नो दैट, हमें पता है कि इन अनट्रीटेड पेशेंट, अनट्रीटेड जितने भी पेशेंट हैं जिनको अभी ट्रीटमेंट नहीं दी गई है, उनमें इन्फ्रैक्शन, उनकी जो इन्फ्रैक्शन साइज है वो क्या है, 25 है। मतलब 25 लोगों को जो है उनको जो है हार्ट अटैक हुआ है, ठीक है। और उनकी जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 10 है। मजीद फर्दर मोर, मजीद ये कहते हैं कि इन 50 पेशेंट, 50 लोग ऐसे हैं जिनको क्या किया गया है, जिनको ट्रीटमेंट दी गई है, उनको ड्रग्स दिए गए हैं, ठीक है। और उनमें इन्फेक्शन मीन हार्ट अटैक के जो चांसेस है वो क्या है, वो 16 है, ठीक है। सो इज द ड्रग इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग इन्फेक्शन साइज। सो अब यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि आया इस ड्रग की वजह से ये हार्ट अटैक के जो चांसेस है ये कम हुए हैं या कोई दूसरी वजह है। सो यहाँ पर आपके पास जो जो नल हाइपोथेसिस होगी वो क्या होगी, वो यही होगी कि आपके पास जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या है, इक्वल है 25 के या क्या है, 25 से ज़्यादा है। यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, सब्र करें, ये स्टेटमेंट देख के नल कहते हैं कि या तो 25 के बराबर होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये कह रहा था कि हमारे पास जो गिवन डेटा है उसके बेस पर अब हम अपनी नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाएंगे। सो अब अगर हम नल हाइपोथेसिस जो है उसको बनाते हैं तो नल हाइपोथेसिस हमारी क्या होगी। नल हाइपोथेसिस में बात ये होगी कि जो सैंपल मीन है वो हमारे पास क्या है, ग्रेटर है या इक्वल है 25 के। सो यहाँ पर अगर हम ये बात करते हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हमारी स्टेटमेंट पर क्या होगी, हमारी स्टेटमेंट ये होगी कि नहीं, जो सैंपल मीन है वो क्या है, वो लेस है 25 से, ठीक है। क्योंकि अल्टरनेट हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस ये हमेशा एक दूसरे की मुखालफत में होंगे, ठीक है। और नल हाइपोथेसिस की निशानी मैंने आपको ये बताई थी कि नल हाइपोथेसिस में एट अ टाइम दो बातें की गई होगी, या आपको कहेंगे कि इक्वल है या क्या है, ज़्यादा है या कम है, ठीक है। जबकि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में आपको एट अ टाइम एक बात कही होगी, वो ये कही होगी कि मीन जो है ये ज़्यादा है या कम है या इक्वल है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और मीन हाइपोथेसिस की पहचान भी करनी है, ठीक है। इसी तरह से लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है आपके पास 5% है। आपको पता है फार्मूला जो है सैम्पल जी स्कोर फार्मूला क्या है, z इज इक्वल टू क्या, x बार माइनस पॉपुलेशन मीन, ठीक है। x बार मतलब सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट n।
तो ये फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। ये फार्मूला अगर आपको याद होगा तो चीज़ें कैलकुलेट करना आपके लिए इंतहाई सिंपल हो जाएंगी, ठीक है। तो ये फार्मूला हम इसमें अब हम क्या करेंगे, इसमें हम पुटिंग करेंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x की वैल्यू हमारे पास 16 है, वहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है। सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास 10 है और जो सैंपल साइज है वो क्या है, 50 है। सो इसको हम क्या करेंगे, फार्मूले में पुट करेंगे। सो अब अगर आप फार्मूले को देखें, ठीक है, तो x बार की जगह हम क्या करेंगे, x बार की जगह हम 16 पुट कर लेंगे, म्यू की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, 25 पुट कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से डिवाइड कर लेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन की जगह हम 10 पुट कर लेंगे। इसी तरह से डिवाइड अंडर रूट क्या है, 50 है। सो ये हमने कर लिया, हमने पुटिंग कर लिए हैं। जब इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं तो 16 माइनस 25 इससे हमारे पास आएगा -9, और इसी तरह से जब हम अंडर रूट 50 को इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे तो इससे वैल्यू आएंगी 7.07, ठीक है। सो इस 7.07 को हम ऊपर लाएंगे तो ये हमारे पास क्या होगी, 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो -9 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 7.07, तो इसकी जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो इससे हमारे पास जी वैल्यू क्या आएंगी, -6.36। जी वैल्यू हमारे पास -6.36 आई। जबकि यहाँ पर हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस में बात की गई है वो क्या है, वो ये है कि इसमें कहा गया है कि हमारे पास जो सैंपल मीन है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी 25 से या 25 के बराबर होंगी। तो यहाँ पर 25 से ज़्यादा होंगी या बराबर होंगी, लेकिन अगर यहाँ पर हम देखें तो ये क्या है, -6 है। तो मतलब 25 के बराबर भी नहीं है और 25 से ज़्यादा भी नहीं है। जबकि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हमने क्या बात की थी, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हमने ये बात की थी कि जो सैंपल मीन है ये हमारे पास 25 से कम होंगी। सो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास जो सैंपल मीन आई है, ठीक है, वो क्या है, -6.36 है, जो कि इंतहाई कम है 25 से। तो ऑटोमेटिकली आपकी बात क्या हो गई, ठीक हो गई, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ठीक हो गई और नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको करना है। समझ आ गई इसकी? सर आपने जो कैलकुलेशन की वो मुझे समझ आ गई, फार्मूला भी मुझे पहले से समझ आ गई, लेकिन स्टेटमेंट में से ये चीजें निकालना मुझे थोड़ा सा नहीं समझ आ रही। देखिए इसमें 50 पेशेंट है, वो हमारा सैंपल साइज है, हम्म ठीक है, और जो इनफ्रेक्ट साइज है वो 16 है, 16 जो हमारा एक्स बार है, यानी आपने ये हाँ जी। मतलब मुझे ये थोड़ी सी कंफ्यूज कर रही है चीजें। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर स्टैंडर्ड क्या, डेविएशन उन्होंने स्टेटमेंट में मेंशन किया है 10, वो भी बिल्कुल स्टेटमेंट क्लियर है, ठीक है, वो 10 हम्म आ गया। सैंपल साइज 50 है, 50 आ गया। अब ये जो उन्होंने बीच में 16 निकाला है, ये कहाँ से उन्होंने निकाल दिया ये है देखिए एक्स बार 16, की ये वैल्यू? देखिए ये क्या है 16, आपको ये देखिए, उन्होंने लिखा द हुआ है मीन कि ये इन्फेक्शन मीन है। साइज इज 16, मीन इन्फेक्शन साइज। तो ठीक है, मीन मतलब एक्स बार है ठीक है, ना, एक्स बार है तो एक्स बार की वैल्यू 16 आ गई, ठीक है। सही है, ठीक है। आपने बस आपकी जो असल चीज़ें वो यहाँ से डेटा लेना है, ठीक है। इस डेटा को अगर आप सही तरीके से लेते हैं, ठीक है, सोच समझ कर, तो आप लोगों के लिए फिर कैलकुलेशन करना पानी की तरह आसान होगा, क्योंकि यहाँ से डेटा लेना और ठीक तरह से डेटा लेना ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसको सोच समझ कर जो है आप लोगों ने क्या करना होगा, गैदर करना होगा। सो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अब इस डेटा से हमने कंक्लूजन करनी है। सो यहाँ पर क्या कहते हैं, आप देखें, यहाँ पर कहते हैं कि नाउ वी कंप्यूट द पी वैल्यू, हमने पी वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है। सिंस द अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है ये हमारे पास क्या है, लेस देन है 25, ठीक है, इंडिकेट्स, ये बताती है हमें कि वन टेल टेस्ट की, ये टेस्ट हमारे साथ क्या है, वन टेल है, एक साइड की तरफ जा रही है। किस साइड की तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ। ये एक बात हो गई। वी फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट जी स्कोर टेक्स वैल्यू इज और मोर एक्सट्रीम देन द टेस्ट स्टेटिस्टिक, कि हमारे पास जो जी स्कोर की वैल्यू आती है तो ये हमारे पास जो टेस्ट स्टेटिस्टिक्स है उससे
कहीं कम वैल्यू आती है, मतलब उससे बहुत ज़्यादा कम आती है। क्रिटिकल रीजन ये है और ये वैल्यू हमारे पास जो कैलकुलेटेड आई है, तो ये पी वैल्यू जो पी एरिया है यहाँ पर वो वैल्यू आती है -6.36 जो वैल्यू है ये इस पी वैल्यू के एरिया में आती है, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इस वजह से हमारे पास फिर एविडेंस जो है ये क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और हमारे एविडेंस जो है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा हो जाएंगी और इसी बेस पर हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या है, गलत है। यहाँ पर क्या कहते हैं, सेंस द पी वैल्यू इज लेस देन 0.001 इज लेस देन अल्फा 0.05, तो 0.001 जो है ये 0.05 से लेस है, सो वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, हम नल हाइपोथेसिस को क्या कर लेंगे, रिजेक्ट कर लेंगे। एंड हैव इनफ एविडेंस टू कंक्लूड, हमारे पास इतने सबूत है ये बात बताने के लिए कि ड्रग्स इज़ इफ़ेक्टिव इन रिड्यूसिंग द इन्फेक्शन साइज, के जो ड्रग हमने यूज़ किए थे वो क्या है, वो असर रखती है माइकार्डियल जो इन्फेक्शन है उसके रिस्क को कम करने में, ठीक है। सही है सर। ओके, सो अब यहाँ पर एक नया कंसेप्ट स्टार्ट होता है, मेकिंग अ डिसीजन का टाइप 1 और टाइप 2 एरर।